स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे इस वीडियो में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसका आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे, वेरिएशंस। ठीक है, अभी तक आपकी वीडियो जितनी भी आपको मिली हैं उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। हमने मेंडल के बारे में डिस्कस किया, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इवन लास्ट वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स में अगर मदर और फादर का ये वाला ब्लड ग्रुप होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप होगा, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करते हैं। ठीक है, हालांकि वहाँ पे हमने RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड के बारे में अभी आपको इतना नहीं बताया, जो कि रिसस मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था। उसके लिए बेटा हम मेनली बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जस्ट ब्लड ग्रुप इतना ही था कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है उसके बिहाफ पे। बट फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्लड ग्रुप के इसमें बता देती हूँ। आई थिंक इराइथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस फिनोमिना हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, अगर फिर भी नहीं किया तो एक बार हम वो भी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें बेटा थोड़ा सा लास्ट वीडियो में हम उसके बारे में नहीं बता पाए थे, वो बता देते हैं RH ब्लड ग्रुप के बारे में। RH ब्लड ग्रुप देखो, आपको मैंने बताया था कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें AB ब्लड ग्रुप की, तो AB ब्लड ग्रुप एक दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम था डी कैस्टेलो एंड स्टेनी। डी कैस्टेलो एंड स्टेनी ने इस वाले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। RH ब्लड ग्रुप किस वजह से होता है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रिसस एंटीजन। एक प्रोटीन नेम्ड रिसस एंटीजन, इस बिहाफ पे दो टाइप का ब्लड ग्रुप होता है रिसस एंटीजन के बिहाफ पे, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मैमल उसमें ह्यूमन बींग्स में रिसस एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द RBC मेम्ब्रेन, जो RBC की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसको रिसस एंटीजन क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि इसको सबसे पहले रिसस मंकी के अंदर इट वाज डिस्कवर्ड इन द रिसस मंकी इन 1940 बाय द कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। इस व्यापक का दो टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, एक होता है RH पॉजिटिव और एक होता है RH नेगेटिव। जिसके अंदर ये एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और इसके अंदर नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है, ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रेस। ह्यूमन बींग्स में पता है बेटा इसकी सब वेराइटीज होती है जिनको रेसेस कहते हैं कि वाइट ऑर्गेनिज्म, ब्लैक ऑर्गेनिज्म, वाइट ह्यूमन, ब्लैक ह्यूमन, जो अफ्रीकन है, जो अमेरिकन है, जो एशियंस हैं, उनके बिहाफ में उनको नाम दिया गया था। तो अगर हम वाइट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वाइट पॉपुलेशन के अंदर 85% लोग RH पॉजिटिव हैं और अप्रोक्सीमेटली 15% लोग हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है दैट इज डोमिनेंट ओवर द RH नेगेटिव। अब वैसे तो नॉर्मली ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं आती इनके अंदर, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान RH पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही इनकम्पेटिबिलिटी आती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इराइथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस फिनोमिना। वो प्रॉब्लम कब होती है बेटा? अगर मान लो मैं ये बताती हूँ आपको कि फादर अगर हमारा क्या हो? RH पॉजिटिव। अगर फादर RH पॉजिटिव है और अगर हम बात करें कि मदर क्या हो, मदर का ब्लड ग्रुप हो RH नेगेटिव, उस केस में उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड कैसा, उनका फर्स्ट चाइल्ड कैसा बन जाए इनसे? उनका फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव बन जाए, देन इट विल बी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली ग्रो करेगा, नॉर्मली डेवलप करेगा। अब डेवलप करने के बाद जब इस RH पॉजिटिव चाइल्ड का बर्थ होता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, किसके टाइम पे बेटा? डिलीवरी के टाइम पे जब इसका बर्थ होगा तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे सम ऑफ ब्लड, कुछ एक ब्लड है दैट विल रिलीज थ्रू द प्लासेंटा। जब उसका प्लासेंटा ब्रेक डाउन होता है तो उससे रिलीज हो जाता है इनटू द मदर की बॉडी के अंदर।
मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड उस फिटस से निकल के मदर की बॉडी में आ गया। अब क्या होगा, अब मदर का ब्लड तो कैसा था भाई, RH नेगेटिव, लेकिन उस RH नेगेटिव के अंदर थोड़ा बहुत RH पॉजिटिव ब्लड आ गया। अब RH नेगेटिव वाला ब्लड क्या सोचेगा कि भाई ये तो मेरे लिए फॉरेन सब्सटेंस है, वो इनके लिए क्या बना लेता है, वो इनके लिए एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी किसके लिए बन जाएंगी, RH पॉजिटिव के लिए। समझ रहे हो, पहला फिटस था, पहला बेबी था, RH पॉजिटिव था, नॉर्मली डेवलप कर गया, नॉर्मली उसका बर्थ हो गया, लेकिन उसके टाइम, बर्थ के टाइम पे जो RH पॉजिटिव ब्लड था उसके रिस्पॉन्स में मदर की बॉडी में क्या बन गए, एंटीबॉडी बन गई। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब सेकंड चाइल्ड दोबारा से RH पॉजिटिव बन जाए तो इस RH पॉजिटिव के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी थी वो प्लासेंटा के थ्रू फिटस में चली जाएंगी एंड दे विल कॉज डेथ ऑफ दैट RH पॉजिटिव चाइल्ड। उस RH पॉजिटिव फिटस की वो डेथ कॉज कर देते हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इराइथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस। इस फिनोमिना को हम इराइथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस भी कहते हैं या इसी को हम हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज HDN, जिसका क्या नाम होता है, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की हिमोलाइटिक डिजीज, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस, मतलब डेथ ऑफ द RH पॉजिटिव फिटस due to the RH positive antibody which get formed inside the mother, जो मदर के अंदर बन जाते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन होता है बेटा, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, या तो उसके डिलीवरी के टाइम पे जब मदर में फर्स्ट बेबी का बर्थ होता है उसी की डिलीवरी के टाइम पे मदर में एंटी RH पॉजिटिव के लिए क्या दे दी जाए, एंटीबॉडीज दे दी जाए कि उस RH पॉजिटिव के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी ही ना बनने दी जाए, तब इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये तो फिनोमिना था बेटा इराइथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर की मैरिज को रिकमेंड नहीं किया जाता। आपके MCQ में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए, RH नेगेटिव फादर होना चाहिए। तो फादर कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव, और मदर भी RH पॉजिटिव हो। मदर RH नेगेटिव होती है उस केस में प्रॉब्लम आती है, अगर फादर RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर, दैट इज वेरिएशंस। अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरिएशंस। अब आप क्या देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, उसको हम क्लोन भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे क्लोन की फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती। हम सब ह्यूमन बींग्स देख लो ना, हम अपने पेरेंट्स की क्या एग्जैक्टली कॉपी हैं। हो सकता है कि हम किसी एक से रिजेंबल करते हो बट हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं कह सकते। हम सब के अंदर वेरिएशंस हैं, हम सब के अंदर चेंजेस हैं। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग आर नोन एज वेरिएशंस। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वेरिएशंस नाम देते हैं। और जब वेरिएशंस बहुत सालों तक एक्यूमुलेट होते रहे बॉडी के अंदर, तो उस वेरिएशंस के एक्यूमुलेशन की वजह से एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। देखो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कौन सा बेटर माना जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा बेटर माना जाता है एसेक्सुअल से। हालांकि सेक्सुअल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बावजूद भी बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस अगर आएंगे तो उसकी वजह से बेटर एडेप्टेशन होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्ट है तो किस वजह से है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। अब देखो किसी टाइम पे जब हम आदि मानव थे, है ना, बहुत साल बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो हमारी हैबिट्स कुछ डिफरेंट थी, धीरे धीरे चेंज होता गया, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर चेंजेस आते गए और हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते गए। इसके लिए ना हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी कई सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ कंटिन्यूस वेरिएशंस आने की वजह से, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म में चेंज होता चला गया।
अगर हम ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो भी हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम क्या थे, उससे क्या बने। मतलब देखो ना, एप्स को हमारे एंसेस्टर माना जाता है, जिसमें चिंपैंजीज, गोरिल्ला, मंकी ये सब आते हैं। तो उनमें कुछ चेंज हो करके तो हम बने, तो वही सब चेंजेस जो बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस। उनकी वजह से हम एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इवोल्यूशन होता है। अभी हम जनरली डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरिएशंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं और कितने टाइप के चेंज ये वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस आर द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिफरेंस among the individual of the same species। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, these are the morphological, physiological and behavioral difference among the individual of same species। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज वेरिएशंस। ठीक है, इवन दीज वेरिएशंस आर टेक प्लेस इन द ऑफस्प्रिंग। और हम क्या कह सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर also different from their parents। इवन कई बार तो ये भी होता है बेटा कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनके अंदर भी क्या होते हैं, थोड़े से लिटिल वेरिएशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कि वेरिएशंस किस वजह से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वेरिएशंस। ठीक है, और उनके क्या सिग्निफिकेंस। देखो बेटा, यहाँ पे अब देखो वेरिएशंस किसके अंदर आते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर तो वेरिएशंस होंगे, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर वेरिएशंस नहीं होते। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस। तो बेटा वेरिएशंस की बहुत सारे टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस वो किस टाइप की सेल्स में होते हैं, वो फिनोटाइप को चेंज कर रहे हैं या वो जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं, वो सोमेटिक सेल्स में है या वो जर्म सेल्स में है, वो कंटिन्यूसली है या वो डिसकंटिन्यूसली है, और इसके अलावा वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, वो यूजफुल हैं, हार्मफुल हैं या न्यूट्रल है। इस ब्याह पे वेरिएशंस को हम कई सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएशंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सेल्स अफेक्टेड, कि कौन सी सेल्स अफेक्टेड है, उसके बिहाफ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल अफेक्टेड। उसमें से सबसे पहला आएगा सोमेटिक वेरिएशंस, एंड सेकेंड वन आते हैं बेटा जर्मिनल वेरिएशंस। सेकेंड वन इज जर्मिनल वेरिएशंस। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशंस कौन से होते हैं बेटा, जो हमारी सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करते हैं। द वेरिएशंस विच टेक प्लेस इन द सोमेटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिजम्स की सोमेटिक सेल्स में, देखो हमारी बॉडी के अगर हम गैमेट्स की बात करें, उनको छोड़ दो, गैमेट को छोड़ के बाकी हमारी पूरी बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन सी सेल से होती है बेटा, सोमेटिक सेल से। ठीक है, अब सोमेटिक सेल्स के अंदर जो भी चेंज आते हैं वो हमारे लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंज इनहेरिटेड होते हैं। तो जो सोमेटिक्स वेरिएशंस होते हैं उनकी वजह से हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम लोग डेली स्कूल में आते हो, डेली स्कूल में आके हम तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और धीरे धीरे आपको पढ़ा के आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बना दिया जाता है। और जिस बच्चे को कभी ABCD भी नहीं आती थी वो बच्चा पूरा सेंटेंस बोलना सीख लेता है, उसकी नॉलेज इतनी सारी डेवलप कर जाती है। तो इसका मतलब हमने किस में चेंज किया, आपकी इंटेलिजेंसी में चेंज किया ना। ये वेरिएशंस जो हमारे सोमेटिक सेल्स में है,
इसी तरीके से किसी बच्चे को साइकिलिंग सिखाई जाती है, किसी बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, स्पीचिंग होती है। ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो हमारे सोमेटिक सेल्स में आते हैं, और सोमेटिक सेल्स में जो चेंज आते हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, दे मे लीड्स टू द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये किसके करते हैं, दे मॉडिफिकेशन और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इन्हीं वेरिएशंस को, बिकॉज दे आर गोट बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लेमार्क की एक थ्योरी थी जिसका नाम था बेटा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और वी कैन से थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इवोल्यूशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेमार्क ने ये कहा था कि जिन चीज़ों का हम मोर एंड मोर यूज़ करते हैं वो ऑर्गन हमारी बॉडी में डेवलप करते चले जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में बहुत कम डेवलपमेंट होता है, कम यूज़ होता है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से रिड्यूस होते चले जाते हैं। इसी ब्याह पे उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने लाइफ टाइम में क्या सीखा, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है, और अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। हालांकि दिस वाज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेबल थ्योरी, इसके कई सारे लिमिटेशंस भी थे, लेकिन कुछ एक इसने इंपॉर्टेंट बातें भी बताई थी, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सोमेटिक वेरिएशंस। तो सोमेटिक वेरिएशंस किसमें आए बेटा, सोमेटिक सेल्स में आए, एंड दे आर also called modification or acquired character. They are also called modifications or acquired characteristics because they take place during the lifetime ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ टाइम के अंदर इनको ये वेरिएशंस आते हैं, इनको हम कहते हैं सोमेटिक वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस किस किस वजह से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोमेटिक वेरिएशंस। तो बेटा मेनली 3 रीजन होते हैं, या तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स में देख लें, हम अपनी बॉडी में देख लो, अगर हम कंटिन्यूसली धूप में रहते हैं हमारी स्किन की टैनिंग होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा कम धूप में रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो हमारी स्किन का कलर फेयर होना शुरू हो जाता है। तो एक टाइप के चेंज हुए, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हमें अफेक्ट कर रहे हैं। एक क्या आता है कि कंटिन्यूसली एफर्ट, एक बच्चे को डेली की डेली उसको पढ़ने के लिए बोला जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको एक चीज़ याद कराई जाए, लर्न कराई जाए, तो वो धीरे धीरे उनको सीख लेते हैं। ये क्या हुए, कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से हुए। और एक आते हैं बेटा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि एक ऑर्गन को बार बार यूज किया जा रहा है तो उसकी डेवलपमेंट हो जानी। जैसे कि मान लो कुछ रेसलर्स होते हैं, कुछ जैसे कि आप लगा लो मेल बॉय के बारे में, या बॉय या फिर कुछ जिम्नास्टिक जो होते हैं, अगर वो जिम में जाते हैं तो डेली मसल्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो बार बार उसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस की वजह से आप देखते हैं क्योंकि काफ़ी मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये किस वजह से हुई, क्योंकि उनके लगातार एफर्ट की वजह से। तो कुछ चेंज तो हुए ना, लेकिन वो चेंज किस में आए, वो चेंज सोमेटिक सेल्स में है। ऐसा नहीं होता कि एक बहुत ही मस्कुलर मैन का जो बेटा है वो हमेशा ही बहुत ही मस्कुलर हो, उसके जो मसल्स बनाएंगे वो लाइफ टाइम में बनाएंगे, वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो सोमेटिक सेल्स के अंदर वेरिएशंस हैं। तो सोमेटिक वेरिएशंस के क्या क्या कॉज होते हैं, तो उसका पहला कॉज आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहला रीजन क्या आता है बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा रीजन आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड तीसरा रीजन होता है सोमेटिक वेरिएशंस का, हम क्या नाम देंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स। ये मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से सोमेटिक वेरिएशन। तो बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे पहले बात करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक कौन कौन से, जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, मीडियम एटसेट्रा, ये सब के सब है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ स्किन टैनिंग की, मैंने अभी बताया कि स्किन की टैनिंग हो जाती है अगर हम कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर पे रहते हैं तो स्किन में टैनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर की
स्कार्सिटी हो जाए, अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपीरेशन की रेट होती है, ट्रांसपीरेशन की रेट वो डिक्रीज कर जाती है ना। अगर हम कहें प्लांट में सनलाइट की डेफिशिएंसी आ जाती है, अगर प्लांट को हम कंटिन्यू सनलाइट ना दें तो उसकी जो लीफ है वो येलो होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चेंज किसके रिस्पॉन्स में आए बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स में आए। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स में फिनोटाइप का चेंज हो जाना या डिफरेंट चेंज इन द फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर आर नोन एज, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द डिफरेंस इन द फिनोटाइप, डिफरेंस इन द फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, सपोज करो कि जर्मिनल वेज मोटा बाद में पढ़ेंगे, ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। सपोज करो मैं कहूँ कि दो ह्यूमन बीइंग है, एक को तो आप कंटिन्यूसली धूप में खड़ा करके रखो, एक को परमानेंट अंदर एयर कंडीशनर के अंदर रखो, तो किसका स्किन का कलर ज्यादा फेयर मिलेगा भाई, जेनेटिक। अगर कोई बिल्कुल ही ब्लैक हो तो तुम ये कहो मैडम हमने उसको परमानेंट एयर कंडीशनर में बिठा के रखा हो, गोरा ही नहीं हुआ, तो वो तो एक जेनेटिक इशू है। लेकिन कोई नॉर्मल दो सेम स्किन के कलर के इंडिविजुअल ले लो, उनमें उनका एनवायरमेंटल फैक्टर डिफरेंट कर दो, तो आप क्या देखोगे, एक की स्किन के कलर में टेनिंग हो जाएगी, एक में नहीं होगी। तो ये क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिजम्स थे और दोनों के फिनोटाइप में चेंज आ गए, किसकी वजह से आए, एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से आए। इसका मतलब दिस फिनोमेना इज नोन एज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अगर मान लो हम किसी ऑर्गन को मोर एंड मोर यूज करेंगे तो ज़्यादा डेवलप करता चला जाता है, और किसी ऑर्गन का हम यूज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके लिए तुम एक क्या देख सकते हो कि एक लोयन है, एक तो वो लोयन जो जू के अंदर है और एक वो लोयन जो फॉरेस्ट के अंदर है, तो कौन सा ज्यादा एक्टिव मिलेगा। आप क्या देखोगे, जू वाले लोयन तो ऐसे होंगे जैसे उनको हमने नींद का इंजेक्शन देके सुला रखा हो, क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जू वाले लोयन वो इनएक्टिव क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो कंटिन्यूस एफर्ट थे अपना शिकार करने का, अपने प्रे को पकड़ने का, वो धीरे धीरे कम हो गए और उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते चले गए। जो लोयन फॉरेस्ट में है, जो खुले में घूमता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव मिलेगा। वो क्यों एक्टिव मिलेगा, क्योंकि वो तो अपने कहते हैं ना कि लोयन तो शेर तो जंगल का राजा होता है, वो अपना जितना ज्यादा अपने प्रे को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागेगा, उसकी मसल्स उतनी ही ज्यादा डेवलप मिलेंगे, वो उतना ही फुर्तीला, उतना ही एक्टिव होने मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या देखने को मिला कि यूज, अगर कोई ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना ही एक्टिव फॉर्म में मिलता है, अगर हम अपने ऑर्गन्स का यूज़ करना बंद कर देते तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि जब आप स्कूल आते थे, सुबह सुबह नहा लेते थे, रेडी हो जाते थे, जल्दी से स्कूल के लिए बैग पैक करना, अपने एक एक्टिव फॉर्म में रहते थे। अब तो दिन भर मम्मी पीछे पड़ी रहती होंगी, बेटा नहा ले, बेटा नहा लेंगी मम्मी, नहा लेंगी मम्मी, ये क्लास है वो क्लास, एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। तो ये हम ह्यूमन बींग्स की नहीं, ये हमारी नेचुरल ही पावर होती है कि अगर हम एक चीज़ के कंटिन्यूस एफर्ट में रहते हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ना ना छोड़ें, कंटिन्यूस अगर पढ़ते रहोगे तो वही रिदम सेट होती रहेगी। लेकिन अभी आपने पढ़ना छोड़ दिया, इस वहम में रह गए कि स्कूल ओपन होंगे तब जाके हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक तो आपका ब्रेन है वो रेस्ट पीस में आ जाएगा, बिल्कुल इस वाले कंडीशन में आ जाएगा, जू वाला लोयन बन जाएगा, जिसको वापस एक्टिव कराना, फॉरेस्ट वाला बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आपकी 10th निकल जाएगी। तो मेरी बात को सीरियस ले लें। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट क्या होता है कि लगातार कंटिन्यूसली किसी चीज के लिए एफर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि मसल्स डेवलप कर जाती हैं किसमें, अगर कंटिन्यूसली जिम जाते हैं तो, ठीक है, वो किस वजह से हुए, वो कंटिन्यूसली एफर्ट की वजह से हुए। अगर जैसे कि मान लो इसमें एक एग्जांपल क्या है कि जो चाइनीज में अगर देखते हैं फीमेल, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे उसमें शूज़ में पहना दिए जाते हैं ताकि उनके पैरों का साइज बड़ा ना हो, तो वहाँ पे वो उनकी फिट है वो स्मॉल रह जाते हैं, वो भी उसमें कंटिन्यूसली पैक करने की वजह से। ऐसे ही ईयर पिना, यहाँ पे अगर हम अपने ईयर के पिना को बोरिंग करते हैं
तो ये भी एक उस वाले रीजन का स्लिम हो जाता है। जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा जनरल स्लिम मिलती है एज कम्पेयर टू जो खाते हैं और सो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फैटी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, इन सब की वजह से, एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से लगा लो, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कॉन्शियस एफर्ट, इन सब की वजह से हम सब के अंदर चेंज आ जाते हैं। अगर देखो एक तो डेली एक्सरसाइज करता है एक बच्चा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, हम देखेंगे वो दोनों बहुत चेंज होंगे, है ना। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे सोमेटिक सेल्स में आए, हमारे लाइफ टाइम की चेंज की वजह से, हम किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कैसी एक्सरसाइज करते हैं, हम किस तरीके के एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनके बिहार पे। एक बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट मिलता है, एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, जबकि एक टीचर पढ़ा रहा होता है दोनों बच्चों को। उसमें भी क्या डिफरेंस होता है, एक बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर रहा है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल आराम से रिलैक्स कंडीशन में है, तो बेटा वो अपने आप तो कैसे इंटेलिजेंट बनेगा। तो ये एफर्ट्स जो होते हैं ये हमारे अंदर चेंज ला देते हैं, लेकिन ये चेंज नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते, इसलिए हम इनको एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्मेशन नाम देते हैं या सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट आर जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस कौन से होते हैं, जो जर्म सेल्स में होते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं।